हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडर्न फिजिक्स का एक अगला चैप्टर। तो जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स में लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे आज क्रोनिग पेनी मॉडल, ठीक है ना। इस मॉडल के साथ में हम लोग पढ़ेंगे आज आपका दूसरा भी टॉपिक है, वो टॉपिक है इफेक्टिव मास। साथ में रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा इमिशन कैसे होगा ये भी पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें समझने से पहले थोड़ी सी कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है। अगर कहानी आप नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो हमारा क्रोनिग पेनी मॉडल है वो क्यों आया था, ठीक है। तो सबसे पहले जब एटम के बारे में बहुत खतरनाक डिस्कवरीज चल रही थी, सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में बोहर ने अपने प्रिंसिपल्स दिए, जो असम्पशंस दिए या पोस्टुलेट दिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड राउंड घूमता रहता है, ठीक है ना। फिर सोमरफील्ड ने अपनी थ्योरी दी। सोमरफील्ड के बाद में श्रोडिंगर जी ने अपने इक्वेशंस दिए, वेव इक्वेशंस दिए। श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को यूज़ करके बहुत सारे थ्योरम्स आए, जैसे ब्लोच थ्योरम है और फिर ये पेनी मॉडल है आपका, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। इन सभी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से सबसे पहले आया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में सिर्फ एक बहुत ही मोटी सी बात बताई गई, ये आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिलेबस में नहीं है। ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी सॉलिड के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे किसी भी कंटेनर के अंदर गैस एक्ट करती है। बहुत ही सिंपल तरीका है ना। किसी भी कंटेनर के अंदर अगर गैस के पार्टिकल जैसे एक्ट करते हैं वैसे ही उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये एक छोटी सी थ्योरी थी और इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब इस थ्योरी से बहुत सारे प्रिंसिपल जो हैं, बहुत सारे फेनोमेनाज जो हैं वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन इमिशन का भी हो गया, पैरामैग्नेटिज्म का भी हम लोग बहुत ही ईजिली तरीके से इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई? प्रॉब्लम वहाँ पर आ गई जहाँ पर इसने ये बताना बंद कर दिया कि सब मेटल्स आर वाई सॉलिड्स, ठीक है। कि कुछ मेटल जो है हमारे पास है वो सॉलिड, जो सॉलिड होते हैं वो कुछ मेटल क्यों होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर क्यों होते हैं और साथ में कुछ इंसुलेटर क्यों होते हैं। ये बताने में ये थ्योरी जो थी वो कैसी थी चुप हो गई, ठीक है, साइलेंट हो गई, इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। तो फिर जब ऐसा कुछ हुआ तो सॉलिड के अंदर जो हमारा पोटेंशियल होता है, पहले हमें ये पता था कि जो पोटेंशियल है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी सॉलिड के अंदर, सरफेस को छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसा तो हमें पता था। बट प्रॉब्लम वहाँ पर आ गई जब ब्लूज थ्योरम आ गया। ब्लूज थ्योरम में ये बताया गया कि पोटेंशियल किसी भी मेटल सरफेस के अंदर या किसी भी सॉलिड के अंदर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो एक्चुअल में कांस्टेंट ना होकर के पीरियोडिक होता है। समझ में आ रहा ना। पीरियोडिक का मतलब ये होता है कुछ स्पेसिफिक जगह पर उसकी जो उसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और कुछ स्पेसिफिक जगह पर उसकी वैल्यू निगेटिव होगी लगातार। जैसे कि आप लोगों को पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक जगह पर एक पार्टिकल का जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, उस टू एंड फ्रो मोशन में एक जगह पर वो मैक्सिमम जाता है, एक जगह पर मिनिमम जाता है और लगातार ये एक्शन होता रहता है, तभी तो ऑसिलेशंस होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी लैटिस के अंदर कोई भी न्यूक्लियस है और हमें पता है 3D लैटिस, कोई भी 3D लैटिस का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप का लैटिस है, उसके सेंटर में एक एटम है सॉलिड का, ठीक है। तो हमें पता है उस एटम के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके पास में कैसा पोटेंशियल होगा सर? प्लस पोटेंशियल होगा। प्लस पोटेंशियल तो होगा तो क्या सर सॉलिड के अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं क्या सभी के पास में जितना भी सॉलिड का जो अंदर का फिक्स मटेरियल है उसके लिए पोटेंशियल क्या कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल रहेगा पीरियोडिक, ठीक है ना।
अगर पोटेंशियल पीरियोडिक रहेगा, अगर पोटेंशियल पीरियोडिक रहेगा तो सर प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों पीरियोडिक रहेगा, प्रॉब्लम इस बात में आ रही थी। तो जैसे ही थ्योरी समझी कि दो न्यूक्लियस हमारे पास दिए हुए हैं या दो पॉजिटिव आयंस दिए हुए हैं जिनके पास में हमें पता है, जैसे कि हम लोगों ने बोहर की थ्योरी पढ़ी थी, उस बोहर की थ्योरी में क्या था कि कोई भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स राउंड होते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, और उन्हें जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो उन्हें उस ऑर्बिट में घूमने के लिए क्या देता है, पावर देता है, फोर्स देता है, और वो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है और सेंट्रीपिटल भी फोर्स लगता है, जिसकी वजह से लगातार उसमें घूमते रहते हैं। तो कहेंगे ओके, अगर ये घूम रहे थे तो इसी को थोड़ा सा दिमाग में लेके आप सोच सकते हैं, अगर कोई पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, सिंगल एटम की बात हो रही, पर यहाँ पर जब लैटिस की बात करेंगे, लैटिस में बहुत सारे एटम्स होंगे, उन बहुत सारे एटम्स की वजह से उसके अंदर प्रेजेंट बहुत सारे न्यूक्लियस जो पॉजिटिव आयंस होंगे, उनमें प्रेजेंट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थोड़ी समझ में आ रही ना, एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप चल रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आता है ऐसे आ जाएगा। तो इतना होने के साथ में ब्लूच महोदय जी ने बताया कि आपके पास में जो भी सॉलिड मटेरियल्स दिए हुए हैं, उन सभी सॉलिड के पास में जो उसके इनसाइड में पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट ना होकर के पीरियोडिक होगा। तो इस पीरियोडिक पोटेंशियल को सबसे पहले एक 1 डायमेंशनली मॉडल में कन्वर्ट करा क्रोनिंग पेनी ने सबसे पहले 1 डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल को दिया या बताया, थ्योरी के बारे में समझाया कि कैसे काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक सा हिस्ट्री था थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा जानना जरूरी था। हालांकि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में क्रोनिंग पेनी मॉडल है, साथ में इफेक्टिव मास थ्योरी है, ठीक है। इफेक्टिव मास थ्योरी में हम लोग इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे या इफेक्टिव मास ऑफ एनी प्रेजेंट मास ले सकते हैं, कोई भी मास जिसके बारे में हमें पता है, इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। इतना क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ जिससे आपको फटाफट समझ में आ जाए कि सर अगर आपके पास कोई सॉलिड मटेरियल है, तो हम जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई सॉलिड मटेरियल दिया हुआ है तो उस सॉलिड मटेरियल के अंदर अगर हम इसे चार्ज मार लें तो उसके अंदर जितना ही पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। बट ब्लूज थ्योरम में ये बताया गया कि जो हमारा सॉलिड होता है उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और जो उसके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, उसकी वजह से जो सॉलिड है उसके अंदर प्रेजेंट पोटेंशियल कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है। पीरियोडिक होने के साथ में इसी थ्योरी को आगे और डेवलप किया गया, जिसकी वजह से क्रोनिग पेनी मॉडल जो आया 1 डायमेंशनल पोटेंशियल पीरियोडिक को समझाता है, ठीक है। साथ में ये भी बताया गया कि दो न्यूक्लियस है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में, दो पॉजिटिव आयंस के बीच में जो पीरियोडिक पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, और पीरियोडिक पोटेंशियल मिनिमम कहाँ होगा, बिल्कुल सतह के पास में। इसको श्रोडिंगर वेव से नहीं समझा सकते थे क्योंकि इसका जो वेव डिज़ाइन था वो ट्रायंगुलर था। इसलिए हमने क्या किया, या हमने नहीं, क्रोनिग जी ने क्या किया, क्रोनिग जी ये किया कि उस ट्रायंगुलर वेव को मान लिया कि वो वेव एक सिंपल हार्मोनिक वेव है, ठीक है ना। ट्रायंगल को उन्होंने स्क्वायर एरे में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है ना, एक एक करके। अब जब इतनी चीज़ें हो गई तो इसी के बीच में एक और थ्योरी आती है, आइंस्टीन एंड डिबॉय थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को समझाने में बिल्कुल प्योर थी, समझा सकती थी आराम से। पैरामैग्नेटिज्म को भी आसानी से समझा सकती थी, वो समझा रही थी, मीन्स ठीक है ना, एक्सप्लेन कर दे रही थी। बट जब स्पेसिफिक हीट की बात आई तो स्पेसिफिक हीट के लिए आपने पहले लेक्चर्स देखे हैं ना, तो अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ में आता होगा कि जब ये मॉडल हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे तो क्या क्या हुआ था, ठीक है। कि किसी भी सॉलिड मटेरियल की हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट CV की वैल्यू 3R रहती है।
आप टेम्परेचर को कितना भी राइज कर लीजिए, बट जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो डिक्रीज़ करने पर उस CV की वैल्यू T³ के फॉर्म में डिक्रीज़ होने लगती है। बट उससे पहले भी 2 थ्योरी थी। पहली थ्योरी ये थी कि जो हमारे आइंस्टीन चाचा थे उन्होंने बताया था कि जो ये हमारा डिक्रीमेंट होता है टेम्परेचर को गिराने से सॉलिड के अंदर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू e⁻ θE/T के फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है ना, इतना है। और ड्यूलॉग और पेटिट ने बताया कि किसी भी सॉलिड के अंदर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है और वो हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 3R रहती है। ठीक है ना, इतना क्लियर है। इतनी चीज़ें एक छोटी सी कहानी के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत हैं। और अब हम लोग समझेंगे कि हमें अपना क्रोनिग पेनी मॉडल कैसे समझना है। ज़्यादा डीपली न जाकर के ऊपर ऊपर की बातें बताऊँगा और बस वही काम आएंगे आपके। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को ऐसे समझिए, देखिए मैंने एक कहानी आपको सुना दी है। ठीक है, इस कहानी से आपको ये याद रहेगा कि कैसे हमने चीज़ों को डेवलप किया है। अगर आपको ये पता हो गया कि डेवलप कैसे हुआ है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या था, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में सिर्फ ये बताया गया कि किसी भी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ऐसे बिहेव करते हैं जैसे किसी भी गैस कंटेनर के अंदर हम गैस के पार्टिकल भर दें और गैस के पार्टिकल लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, ब्राउनी मोशन करते रहते हैं, वैसा ही मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ये मतलब है, ये हमारा गैस कंटेनर है, ये हमारा गैस कंटेनर है, ये हमारा गैस कंटेनर है। गैस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम्स होंगे वो जैसे बिहेव करेंगे वैसा ही हमारा सॉलिड के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर क्या किसी भी लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। किसी भी लैटिस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वो फ्री हो सकता है। ठीक है, अपनी बैलेंस को छोड़ के वो कंडक्शन बैंड में आ सकता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी FET में हम क्या नहीं प्रूफ कर सकते थे। तो देखो 3 चीज़ें हम प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हमने प्रूफ कर दिया कि खुद आराम से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कंडक्टिविटी हमने बता दी, कंडक्टिविटी किसकी, थर्मल भी बता दी हमने, थर्मल कंडक्टिविटी बता दी, और साथ में इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये भी बता दिया। साथ में हमने एक और क्वालिटी एक्सप्लेन करी, वो क्या थी, पैरामैग्नेटिज्म। हमने इसको भी इजीली एक्सप्लेन कर दिया था, पैरामैग्नेटिज्म को। ठीक है ना, इतना क्लियर है। इतनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद में ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि सर वाई सर क्यों। तो क्या लिखे, सम मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वाई सम मेटल्स आर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर आर इंसुलेटर्स। ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर ब्लूज थ्योरम आया, फिर इसके बाद क्या है, ब्लूज थ्योरम। ठीक है, जिसने क्या बताया कि इसके अंदर प्रेजेंट किसी भी सॉलिड के अंदर एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव आयन का है। पॉजिटिव आयन का होने के साथ में जब ये पॉजिटिव आयन का है मेरी जान, तो क्या होगा इसमें, जैसे ये पॉजिटिव आयन है तो इसकी सरफेस को छोड़ के सब जगह पर पोटेंशियल कैसा होगा, तो पोटेंशियल कैसा होगा, पीरियोडिक होगा और सब जगह पर इक्वल होगा, x+2a, ठीक है, इज इक्वल टू v x+na, यहाँ लिख लो n, ठीक है ना, ऐसा होगा। साथ में ये भी बताया कि ये कैसे मतलब कैसे यहाँ पर फैला हुआ होगा, कैसे स्प्रेड होगा, तो इन्फिनिटी स्प्रेड होगा। मीन्स मान लो अगर यहाँ पर एक हमारा ये ZE दिया हुआ है तो इसके आगे यहाँ तक ये इन्फिनिटी डिफरेंट होगा, बट सरफेस को छोड़ के ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्फिनिटी डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो लैटिस कैसा होगा, लैटिस
यहाँ पर मान लो इस स्क्वायर का लैटिस है तो यहाँ पर भी एटम होगा, यहाँ पर भी एटम होगा, यहाँ पर भी एटम होगा, सब जगह एटम एटम होंगे। अगर सारे एटम्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस के साथ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो सभी ऐसे ही तो रिएक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पोटेंशियल को जो पीरियोडिक पोटेंशियल है ब्रूस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, पोटेंशियल पीरियोडिक है, पीरियोडिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है। अगर हमारा पोटेंशियल पीरियोडिक है, अभी तक हम क्या थ्योरी पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है फॉर एनी मेटल सरफेस, ठीक है, या इनसाइड द मेटल। बट अब क्या हो गया ब्रूस थ्योरम अकॉर्डिंग कि पोटेंशियल कैसा होता है, पीरियोडिक होता है। अगर पोटेंशियल पीरियोडिक हो गया है तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे कि अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे अपनी प्रेजेंस को एग्जिस्ट करेगा। तो इसको मैं साफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से क्रोनी-पेनी मॉडल के लिए समझने के लिए, ठीक है। क्रोनी-पेनी मॉडल भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं था, बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है। उसमें भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं कि कैसे उसमें क्लियर चीज़ें करी गई हैं। अगर आपने लीनियर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को सही से पढ़ा है, सही से समझा है, तो आपको वो चीज़ें ईजी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो क्रोनी-पेनी मॉडल, तो क्रोनी-पेनी मॉडल इसमें क्या था, तो इस मॉडल में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि जो हमारा ब्रूस थ्योरम है, उन्होंने बताया कि भैया ब्रूस थ्योरम के अकॉर्डिंग पोटेंशियल कैसा होता है किसी भी सॉलिड के अंदर, कैसा होता है, पीरियोडिक होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वन डायमेंशनल वेल ले ली, ठीक है। वन डायमेंशनल वेल होने के बाद में इन्होंने ले ली, इसके बाद में क्या हुआ, जैसे इन्होंने ये पोटेंशियल वेल ले ली वैसे ही इन्होंने इसको थ्योरिकल एक्सप्लेन किया, थ्योरिकल। और जो हमारा ये पोटेंशियल आया था पीरियोडिक वो किस टाइप का था, तो देखो जरा, अगर मान लो ये ZE है, ठीक है, ZE ये कैसा है, पॉजिटिव आयन का है। ये कैसा है, ZE ये भी पॉजिटिव आयन का है। कहेंगे सर वेरी गुड, कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और यहाँ पर भी ZE है, कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पर भी ZE है, ये कैसा है, पॉजिटिव। अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो कैसा पोटेंशियल जनरेट होगा, तो अगर हम ऐसे जनरेट करें तो ये कुछ हाँ ऐसे करके, ये कुछ ऐसे करके जनरेट होगा। यहाँ पर इस पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, ये लैटिस है, इसकी यहाँ पर भी लैटिस है और यहाँ पर भी लैटिस है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे लैटिस है तो यहाँ पर भी लैटिस होगा और साथ में यहाँ पर भी लैटिस होगा, यहाँ पर भी लैटिस होगा। किसी एक पार्टिकल के चारों तरफ यहाँ पर लैटिस है अगर, तो यहाँ पर भी लैटिस है, सॉरी यहाँ पर लैटिस है पूरा का पूरा, और ये पॉजिटिव आयन है, यहाँ पॉजिटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव आयन, यहाँ पर भी पॉजिटिव आयन और यहाँ पर भी पॉजिटिव आयन, सारे पॉजिटिव आयन। अब इन सभी पॉजिटिव आयंस की वजह से जो पोटेंशियल होगा कुछ चेंजेस आएंगे उसमें। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा। कुछ पोटेंशियल ऐसे भी डेवलप होंगे जो पॉजिटिव आयंस की वजह से होंगे। कहीं पर पोटेंशियल मैक्सिमम जा रहा है, कहीं पर मिनिमम जाएगा। इसकी वजह से ही यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कैसा हो रहा है, पीरियोडिक हो रहा है, ठीक है ना। सॉरी, तो ये हमारा ग्राफ ऐसा था। बट इस ग्राफ को ऐसे एक्सप्लेन करना श्रोडिंगर के फॉर्म में नहीं था, श्रोडिंगर की क्वेश्चन हम ऐसे फॉर्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर दिया, इसे कन्वर्ट कर दिया हमने इस फॉर्म में, ठीक है, पीरियोडिक फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया सर ऐसा, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल दिया हुआ है और ये हमारा ये दिया हुआ है। कुछ इस मॉडल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये ऐसे करके। ये हमारा सर एक्स है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर हमने ए और बी में इसको तोड़ दिया है, कन्वर्ट कर दिया मीन्स ए और बी में, ऐसे करके पोटेंशियल वेल में कन्वर्ट कर दिया। वन डायमेंशनल वाला अगर आपने सही से किया है तो आई थिंक ये आपको इजी तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 0 है। जैसे ही हम इतना यहाँ पर आएंगे तो इस वाले पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए, यहाँ से यहाँ तक। और इस वाले हैज्ड सरफेस का जो हमने लिया है ये b मान लो, ठीक है, तो ये वाला भी सर b हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू -b है और इस वाली जगह पर इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू ए माइनस का। यहाँ पर से यहाँ तक पहुँचेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2a, और यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे इसके लिए x इज इक्वल टू प्लस का 2a, ठीक है। तो ये सभी इतना जो है एक्सप्लेन करना है हमें, इतना जो है हमें एक्सप्लेन करना है। इसके साथ में इसके आगे समझिए,
इतनी चीज़ें हो गई, हमारे पास ये थ्योरी आ गई है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फॉर वन डायमेंशनल, क्योंकि क्रोनिग पेनी मॉडल जो था, क्रोनिग पेनी मॉडल जो था वो कैसा था, वन डायमेंशनल था, ठीक है। कैसा था, वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है ना। ये इतना है, प्लस का 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वेश्चन थी। बट जैसे ही हम यहाँ पर पीरियोडिक लगाएंगे तो x एक v का फंक्शन हो जाएगा, जैसे ही v का फंक्शन हो जाएगा x, तो यहाँ पर माइनस का v और आएगा यहाँ पर x, ठीक है। जहाँ पर अगर हम v x की वैल्यू को 0 कंसिडर करें तो ये x की वैल्यू को 0 कंसिडर करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा v0, ठीक है। तो शुरुआत में हमें पता था कि ये फ्री पार्टिकल है, जिसकी वजह से ये हमारी इक्वेशन आई हुआ है कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2m बाई एच कट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा e साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर क्रोनी पेनी मॉडल तो हमारे पास कितना आएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन, ये क्वेश्चन हो गई हमारी ए लो, इसको क्वेश्चन 1 मान लो, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा e माइनस का v0, ये हो गया साई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में हम अगर इस फंक्शन को अल्फ़ा कंसिडर कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर, और इस वाले पूरे फंक्शन को अगर हम बीटा कंसिडर कर लें, बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के साथ में हमें खिलवाड़ करना है, हमें उस वैल्यू के साथ में क्या करना है, खिलवाड़ करना है। उसी वैल्यू से हमें सारे मॉडल को एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा डीपली नहीं समझना है, बस ऊपर ऊपर की चीज़ों को समझेंगे बस, ठीक है ना। ऊपर ऊपर चीज़ें समझेंगे कि कैसे हमारा ये पोटेंशियल पीरियोडिक हो रहा है, उसके साथ में अगर पीरियोडिक हो भी गया है तो उससे आइगन वैल्यू कैसे आएगी, एनर्जी कैसे एक्सप्लेन होगी। अगर एनर्जी एक्सप्लेन हो रही है तो आने वाले जो एनर्जी लेवल्स है वो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हालांकि हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि जो एनर्जी लेवल आएंगे वो कैसे आएंगे, डिस्क्रीट आएंगे। क्यों, दिख ही रहा है, खुद सिंपल सी बात पे इतना हो गया। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2me, यहीं से हमें निकालना है एच कट स्क्वायर, ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमने ले लिया है 2me बाई एच कट स्क्वायर माइनस का v0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अगर इन दो इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास आएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का, इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई हमारी 1 ठीक है। डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ये हमारी हो गई 2 ठीक है ना। अब इस इक्वेशन का एक बेसिक सा सोल्यूशन है, साई इज इक्वल टू यू के, ठीक है, यू एंड के, जहाँ पर यू के क्या है, एक्स का एक फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, और साथ में हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ हम लिखने वाले हैं आपके लिए एक्स प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे साथ लिखेंगे ई की पावर माइनस प्लस ओनली, अच्छा प्लस मैंने लगा बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर प्लस ऐसा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आई के एक्स, ये हमारा बेसिक सा मॉडल है, ठीक है। इस इक्वेशन का इन दोनों का एक ही सोल्यूशन होगा, तो यहाँ सोल्यूशन की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के साथ में हमें बहुत बड़ा वाला खिलवाड़ करना है। तो P इज इक्वल टू, P क्या है सर, P इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हमने इतना कंसिडर किया, ठीक है, कहेंगे सर ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एम वी नॉट, तो ये हमारी वैल्यू है P इज इक्वल टू एम वी नॉट बी ए बाई एच कट स्क्वायर, इज इक्वेशन 1 मान लेंगे, और इस इक्वेशन के साथ में एक इक्वेशन और मानेंगे, साइन ए अल्फा इज इक्वल टू साइन 0,
ठीक है, जिसकी वजह से ये वैल्यू हमारे पास आएगी ए अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। यहीं से हम आइगन वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखो हम एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी है, पर यहाँ से क्रोनी-पेडनी मॉडल आने के चांसेस वैसे हैं, बट इतनी डीपली से मेरे हिसाब से नहीं आएगा। आपको क्रोनी-पेडनी मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, बस ज़्यादा मत। तो अल्फा ए इज इक्वल टू एन पाई। अगर इसका हम बोथ साइड स्क्वायर ले लें, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर दे तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू है 2me बाई एच कट स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कुछ वैल्यू कट रही है, पाई स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। ये हमारा एन स्क्वायर दिया है। तो यहाँ से जो हमारी एनर्जी आएगी वो एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू, कितनी हो जाएगी सर, E इज इक्वल टू, एनर्जी E इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर। ये हमारी एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ से आपको देखने में पता चल रहा होगा कि जो एनर्जी आई है वो एनर्जी लेवल कैसा है, डिस्क्रीट है या नहीं है। तो अगर डिस्क्रीट लेवल हमारे पास आ रहा है तो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे वो डिफरेंट फॉर्म पर होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो लेवल्स को एक्सप्लेन करने में ईजियर फॉर्म के रूप में हम उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। किसे कह पाएंगे कि हमारे पास जो मेटल होता है, कोई भी मेटल होता है, सम मेटल्स आर सॉलिड्स, some metals are insulator और some metals are semiconductor की थ्योरी को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। कहेंगे सर ओके है। तो ये हमारी इतनी कहानी है जो आई थिंक आपको इजीली समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने इफेक्टिव मास की तरफ। तो इफेक्टिव मास भी इसी थ्योरी के आगे की एक छोटी सी कड़ी है, जिस कड़ी के लिए हमें फाइंड करना है कि इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है कितना पोटेंशियल, बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी कितनी क्रिएट होगी, उस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें बनाना है। साथ में हमें ये बताना है कि इफेक्टिव मास कितना होगा। वेलोसिटी के साथ में हमें ये भी बताना है कि सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर जो हमारा मेटल पीस होगा, जो हमारा सॉलिड होगा, उसके पास में कितना एक्सीलरेशन होगा। अगर इतनी चीज़ें हमने इजी वे में समझ ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का टॉपिक बहुत ही ईजी समझ में आएगा, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया हमारे पास एक लैटिस है, उस लैटिस को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जैसे ही हम लैटिस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कि जो हमारा लैटिस होता है उस लैटिस के पास में ऐसा है कि कुछ पार्टिकल्स जो फ्री होते हैं, ठीक है, पार्टिकल बोलना गलत रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं जो फ्री रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर अवेलेबल हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस का मतलब ये है कि जैसे हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो पॉजिटिव आयंस की, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव आयंस होता है, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मोशन करने लगेगा, ड्रिफ्ट होने लगेगा। जैसे ही वो पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट होने लगेगा तो हम ये चेक करते हैं कि किसी पार्टिकल के पास में एक उसका सेल्फ का मास जो पहले अवेलेबल था, तो मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन m है, और जैसे ही वो मोशन स्टार्ट करता है तो उसके मास में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। जो चेंजेस आता है उस चेंजेस का नाम हम रखते हैं इफेक्टिव मास। अब इफेक्टिव मास को हम लोग m0 से डिपेंड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम क्या कहते हैं कि उसे m स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। m स्टार क्या होता है, आपका मास होता है, कौन सा, इफेक्टिव मास, ठीक है। तो इफेक्टिव मास हमें कैसे पता चलेगा कि इफेक्टिव मास कैसे वर्क कर रहा है। तो इफेक्टिव मास को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक मोशन स्टार्ट हो जाता है और उस मोशन की वजह से उसमें वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आता है। इन दो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम उसके मास के साथ में छेड़छाड़ जितनी भी होती है उस छेड़छाड़ को फटाफट फाइंड कर लेते हैं। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास एक लैटिस है, ठीक है। लैटिस का मतलब आप ये रखिए कि 3D आयंस है हमारे पास में,
एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे है, ऊपर है, दाएं बाएं हर जगह पर, लेफ्ट राइट अप डाउन हर जगह पर चारों तरफ से वो एटम जो है, जो आयन है वो घिरा हुआ है। अगर वो एटम और आयन घिरा हुआ है तो उसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका मोशन जैसा होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉलिड के अंदर अब याद रखिएगा जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इतनी थ्योरी अभी तक की है, जिसकी वजह से हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक लैटिस है, ये हमारे पास एक लैटिस है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, एटम्स हैं। एटम्स का मतलब क्या है, अगर हम इन एटम्स के अंदर की बात करें तो इन एटम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं आयंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमने कहा सर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ये अपने लैटिस के अंदर टहल घूम रहा है। अगर हम इस मॉडल को हम 3D मॉडल के रूप में समझे, ऐसे करके 3D टाइप में बनाए तो समझ लीजिए कैसे आएंगे। यहाँ पर भी एटम होगा, यहाँ पर भी एटम होगा, यहाँ पर 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 होगा, ऐसे करके बहुत सारे एटम इसके अंदर दिए हुए होंगे। ये हमारा 3D है। अब ये 3D मोशन में ईजिली मोशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी, उस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये बताया गया था कि किसी भी बॉटल के अंदर या कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा मोशन करते हैं वैसा ही सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। तो वही थ्योरी यहाँ पे काम आ रही है सर। जैसे ही हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी, ठीक है, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी यहाँ पर। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमने कहा सर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी है उसका नाम है E1, ठीक है। कहेंगे सर E1 क्यों लिया, E क्यों नहीं लिया? देखो अभी जब हम इस पार्टिकल की एनर्जी की बात करेंगे वो भी हम E से लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम E से ले लेंगे, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, महान कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसकी वजह से बुक्स में F लिखा हुआ है, कई बुक्स में F दिया हुआ है, तो F की वजह से बच्चे बहुत कन्फ्यूज होता है कि सर F दिया हुआ है तो फोर्स तो नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो कम है, समझदार कम होते हैं थोड़े से, तो पढ़ते नहीं है। तो हमने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है ना, E1 है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर, तो फोर्स लगेगा माइनस का E इंटू, एक सेकंड थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर बनाता हूँ ना, यहाँ से ऐसे करके, ये हमारी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। फोर्स कितना लगेगा, याद करिए याद करिए याद करिए, तो फोर्स लगेगा इतना, इस पर फोर्स लगेगा सर इतना, फोर्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू E इंटू E1, इतना फोर्स लगेगा। अब सपोज करिए कि मैं एक छोटे से एटम की बात कर रहा हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमारा E पार्टिकल दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा खिसक गया, इतना, कितना खिसका, dx। तो इस dx को खिसकने में थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे ही वर्क डन होगा तो dw कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है, E1 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो क्या ऐसे ही हो गया होगा, कुछ वेलोसिटी तो काम आई होगी, कुछ वेलोसिटी के साथ में एक्सेलरेशन भी हुआ होगा। तो अगर वेलोसिटी आई है और एक्सेलरेशन भी हुआ है तो एक्सेलरेशन में हम वहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका dx अपॉन dt। तो हमने कहा सर जो t आया है वो dt है, ठीक है ना, वेलोसिटी इतनी आ गई हमारे पास, ये वेलोसिटी है। साथ में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर, dv अपॉन dt, इतना होगा। साथ में एक्सेलरेशन और कितना हो सकता है सर, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको मैंने बताया था कि F इज इक्वल टू होता है ma और F इज इक्वल टू होता है E1। ये हमारी दोनों वैल्यू हैं। अगर इन दोनों वैल्यू को हम एक दूसरे से मिक्स कर दें तो जो यहाँ पर m आएगा, जो यहाँ पर m आएगा उस m का नाम हम रखेंगे इफेक्टिव मास, m स्टार। तो जैसे ही हम m स्टार यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, m स्टार a इज इक्वल टू E1 माइनस का, ये हमारी इतनी वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास है। तो अगर हम यहाँ से m स्टार की वैल्यू फाइंड करें तो m स्टार इज इक्वल टू 1/a इंटू, अच्छा यहाँ पे a नहीं लिखते हैं, सॉरी, अगर हम ऐसे करें तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू a इज इक्वल टू E1। अगर हम इस a की वैल्यू को फाइंड कर लें तो हमारे पास ये जानना आसान हो जाएगा कि m स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था सर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू था dv
अपॉन dt। अब हमें ये पता है किसी भी सॉलिड के अंदर जब भी कोई मैटर या कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पीस जिसके पास में कोई मास अवेलेबल है तो वो ऐसे चलता है जैसे वो ग्रुप वेलोसिटी के साथ में चल रहा हो। और हमें ये भी पता है सर ग्रुप वेलोसिटी एक्चुअल में किसी भी एटम के पास में प्रेजेंट वेलोसिटी के इक्वल होती है, इसलिए हमने कंसिडर किया कि सर v इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन, ये ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, जहाँ पर ओमेगा क्या है, यहाँ पर ओमेगा है, एक सेकंड, यहाँ पर जो ओमेगा दिया हुआ है ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी साथ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और साथ में जहाँ पर के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है ना, इतना दिया हुआ है। जहाँ पर के की वैल्यू को हम डिपेंड करते हैं 2 पाई बाई लैम्डा से और ओमेगा को डिपेंड करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। ये हमारी इतनी वैल्यू होती है। अगर ये वैल्यू हमारी इतनी होती है तो क्या ये वैल्यू जो हम वैल्यू बोल रहा हूँ, जो वेलोसिटी दी हुई है v इज इक्वल टू वी जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस वाली वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे सेट कर दें तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो यही रिप्रेजेंट करेगी कि वेलोसिटी यहाँ पर दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है ना, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सेट करते हैं। जैसे हम वैल्यू को यहाँ पे सेट करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास d अपॉन डी टी, v इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। ये हमारी एक वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन का हमें नाम देना पड़ेगा, जैसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसका नंबर हमने रखा इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इतना क्लियर हुआ है? अब समझो इसके आगे क्या करना है। इसके आगे हमें ये बताना है कि सर जो हमारे पास पार्टिकल है जब उसने चलना स्टार्ट किया था तो उसके पास एनर्जी भी तो आई होगी ना, वो एनर्जी कितनी है सर। तो हमने कहा ठीक है सर, उसके पास एनर्जी आई थी E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसके पास में एनर्जी आई थी। तो अगर हम यहाँ पर 2 पाई से क्रॉस कर दें और यहाँ पर 2 पाई से डिवाइड कर दें तो ये हमारा ओमेगा हो जाएगा। तो हो जाएगा E इज इक्वल टू एच कट, क्योंकि H इज इक्वल टू एच कट इज इक्वल टू होता है आपका H अपॉन 2 पाई। देखो H अपॉन 2 पाई और 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो ये हो जाएगा H कट ओमेगा। अगर हम इस वाले फॉर्म को ओमेगा के साथ में जो दिया हुआ है उसको अगर हम के की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी के, यहाँ हो जाएगा E इज इक्वल टू एच कट डी ओमेगा अपॉन डी के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस वाली वैल्यू को ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हम इक्वल कर सकते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन में इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास एक और ख़तरनाक इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी सर। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एच कट। तो कोई एच कट दिया हुआ ना, ये इसके नीचे जाएगा तो डी ओमेगा इतना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कितना, 1 बाई एच कट हो जाएगा। अरे यार एक मिनट को इसको आगे बढ़ा देते हैं ना, वेलोसिटी भी निकाल देते हैं। एच कट देयरफॉर डी 1 बाई एच कट डी ई अपॉन डी के, डी ई अपॉन डी के इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वीजी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल जो है कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वी जी इज इक्वल टू 1 बाई एच कट, 1 बाई एच कट, बहुत ही ध्यान समझना, 1 बाई एच कट, 1 बाई एच कट डी ई अपॉन डी के। ये हमारी वैल्यू आ गई है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये वेलोसिटी हमारे पास प्रेजेंट है। अब इस वेलोसिटी के साथ में हमें बताना है कि सर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। तो इस वाली वैल्यू को जब यहाँ सेट करेंगे तो देखो एच कट यहाँ पर दिया है, एच कट यहाँ पर दिया है, इसको हम चेंज कर देंगे और इसकी जगह पर डी अपॉन डी के लिख लेंगे, डी ई अपॉन डी के कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया हमारे साथ में। अब समझो यहाँ पर क्या इस वाली फॉर्म को हम साफ कर दें, क्लियर कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम करते हैं क्लियर, इसको करते हैं क्लियर, इसको करते हैं क्लियर और इसको भी कर देते कुछ साफ, बहुत गंदा गंदा दिख रहा है ना। और ये वाली वैल्यू भी कर देते हैं क्लियर।
तो समझिए ये जो दिया हुआ है ये हमारा डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डी इज इक्वल टू ई वन डी एक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वी इंटू डी टी में, वी इंटू डी टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अगर हम इस वैल्यू के साथ में डी, हाँ क्या कर दें, डी के और डी के कर दें, दो डी के कर दें, ठीक है, तो समझिए क्या होगा, ये वाला d और ये वाला डी आपस में मिलेंगे तो कितना बनाएंगे, a इज इक्वल टू 1/h कट, ये बनाएगा डी स्क्वायर ई अपॉन, ये कितना बनाएगा, ये वाली वैल्यू, ये कितना बनाएगा डी के स्क्वायर इंटू डी के अपॉन डी टी। ये वैल्यू, हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। अभी हमारे पास इक्वेशन नहीं है, बट क्या हमें पता है ना, अभी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था e इज इक्वल टू एच कट ओमेगा सॉल्व किया था हम लोगों ने, इसको सॉल्व किया था डी ई अपॉन डी के इज इक्वल टू एच कट डी ओमेगा अपॉन डी के। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी एच कट इंटू वी, ठीक है नहीं थी। अब देखो अगर इस वैल्यू को हम डी ई इज इक्वल टू एच कट v इंटू डी के लिख लें तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं दिक्कत होगी। क्या इस वाली वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेट कर सकते हैं। जैसे हम वैल्यू सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ई वन माइनस का इज इक्वल टू एच कट, ओ सॉरी ई वन, यहाँ पे मैं लिखा हो बेटे, ई वन वी डी टी इज इक्वल टू एच कट वी कटिंग इंटू डी के। इस क्वेश्चन सॉल्व है यहाँ से, हाँ इतना हो गया ना, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, इतना हो गया। तो देखो ये वाला जो v था यहाँ पर, ये v इससे कट हो गया, कितना बचा, देखो ये डी के दिया है, ये डी टी दिया हुआ है, तो e माइनस का ई वन बाई एच कट इज इक्वल टू डी के अपॉन डी टी हो जाएगा। पता होगा कि नहीं होगा। इस वाली वैल्यू को यहाँ सेट कर सकते हैं, बताइए जल्दी से, कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब हटा रहा हूँ मैं एक लाइन से, वेलोसिटी v इज इक्वल टू वन एच कट बाई दिस, इतना कर लिया है हम लोगों ने, और साथ में इफेक्टिव मास का फॉर्मूला वहाँ पे लिखा रहने दो क्योंकि वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो ये इतना हो गया सर, ये हमारे इतना हो गया इफेक्टिव मास के लिए अभी तक। ओके, तो अब हमें इस वाली वैल्यू में इसको सेट कर देना है, यहाँ पे इस वाली वैल्यू में ये वाला डी अपॉन डी की वैल्यू सेट कर देना है। जैसे हम सेट करेंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/h कट डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर इंटू डी के अपॉन डी टी। डी के अपॉन डी टी कितना है, माइनस का ई 1 अपॉन एच कट, है कि नहीं है ना। अब ये वाली वैल्यू इसके नीचे लेके जाओ तो a अपॉन ई वन इज इक्वल टू 1/h कट स्क्वायर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है सोचिए, a इधर है, अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/m स्टार इज इक्वल टू 1/h कट स्क्वायर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा है इफेक्टिव मास। तो m स्टार इज इक्वल टू द, ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा h कट स्क्वायर डिवाइडेड या फिर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर इनवर्स। तो m स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर द पावर -1। मीन्स इसका मतलब समझिए, यहाँ से हमें एनर्जी गैप मिल रहा है। अब एनर्जी गैप के लिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है, ये हमारा एनर्जी गैप है, ये हमारा एनर्जी गैप, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये हमारा एनर्जी गैप है और ये हमारा अपर लेवल है। तो इस लेवल पर ये पॉजिटिव मास होगा, इफेक्टिव मास पॉजिटिव होगा, ठीक है। एनर्जी गैप के नीचे पॉजिटिव मास आएगा इफेक्टिव, और एनर्जी गैप के ऊपर ये वैल्यू निगेटिव रहेगी, निगेटिव इफेक्टिव मास पॉजिटिव इफेक्टिव मास, ये इतना रहेगा। इतना क्लियर है, आगे चलते फिर, है ना। वेलोसिटी आपको याद रखनी है, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसको मैं साफ करता हूँ, फिर कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको। इतना हो गया क्लियर, ठीक है। इफेक्टिव मास के साथ में
इफेक्टिव मास के साथ में हमें पढ़ना है अभी कि सर इसके पास जो मास आया है वो रियल मास से कितना कम ज़्यादा था। ठीक है, कम ज़्यादा में क्या होगा, पार्टिकल हैवी कब होगा, पार्टिकल ज़्यादा कब होगा, ये सब समझना है। ठीक है ना, ये हमारा हुआ इफेक्टिव मास का थ्योरम एंड फॉर्मूला। अब समझिए, अगर हमारे पास ये पार्टिकल दिया हुआ है तो एम के इज इक्वल टू एम बाई एम स्टार इज इक्वल टू कितना होगा, सोचिए, एम अपॉन 1/m की वैल्यू कितनी है, 1/m की वैल्यू है h कट स्क्वायर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, है कि नहीं है। अगर हमारे पास एम के जो है ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा सर तो ज़ीरो कोई कंडीशन नहीं है, अगर 1 हो जाए तो हमारा इफ़ेक्टिव मास कैसा होगा, रियल मास के इक्वल होगा। ठीक है, अगर एम के की वैल्यू कैसी हो जाए, ज़्यादा हो जाए 1 से, तो हमारा इफ़ेक्टिव मास कैसा होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हमारे पास दिया है एम के इज़ इक्वल टू एम अपॉन एम स्टार, ये दिया हुआ है। अगर एम के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 थी, सपोज कर लीजिए अगर 1 थी तो हमारा एम स्टार कितना था, इतना था, एम के इक्वल के बराबर था। अगर ये वैल्यू 10 हो जाए, अगर ये वैल्यू 10 हो जाए, 10 हो जाए तो हमारा पार्टिकल कैसा हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, बस हल्का हो जाएगा। अगर और एम के की वैल्यू कैसे जो लेस देन 1 हो जाए तो हमारा पार्टिकल कैसा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। कौन सा पार्टिकल, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा, जो उसका मास होगा वो कैसा होगा, हैवी हो जाएगा, और इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसा ग्राफ भी है, छोटा सा ग्राफ भी है, थोड़ा समझ लीजिए। ये अगर दिया हुआ है तो कुछ ग्राफ आपका ऐसे होगा, फिर यहाँ पर इसके लेवल को बढ़ाया गया, फिर ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर इसके लेवल को बढ़ाया गया, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ये तो ग्राफ ज़्यादा समझना नहीं, ग्राफ नहीं आने वाला, तो इसलिए ग्राफ के बारे में हम लोग कभी जब हम लोग बेसिक लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। ठीक है ना, ग्राफ सभी के बारे में। ये हमारा हो गया इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में हमें समझना है कुछ टॉपिक्स, अल्फा बीटा गामा डीके समझना है सबसे पहले। उसके बाद में हमें ये भी देखना है कि जो हमारा इमिशन होता है वो कैसे होता है। अरे यार फंस जा, हट जाओ, फटफट, ये हमारा इतना हो गया। और इसके साथ में हमें देखना है और भी कुछ चीज़ें। ये हमारी इतनी चीज़ें अभी तक क्लियर हुई हैं। इतना हो गया सर, कहेंगे हाँ सर हो तो गया है। अब देखिए आपकी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। किसी भी ऐसे मटेरियल जिसका एटॉमिक नंबर कैसा हो, बहुत हाई हो, अब टू कितना होना चाहिए, 192 या 190 प्लस होना चाहिए। तो उन एटम में से ऐसे सभी एटॉमिक मास क्या करते हैं, रेडिएशन क्रिएट करते हैं। रेडिएशन में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डीके होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने के चांसेस है, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अल्फा बीटा गामा डीके होते हैं। तब अल्फा बीटा गामा डीके होता है तो जो हमारा हैवी पार्टिकल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कम होता जाता है। तो जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, देखिए एक्सपेरिमेंट करने का कोई मतलब नहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। ये हमारा एक ब्लॉक है, कौन सा, लेड ब्लॉक है, और इस लेड ब्लॉक में ऐसे करके लेड ब्लॉक मान लीजिए, या ऐसा नहीं बना तो ऐसे बना लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए, देखो सर बेमानी कर रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए। और यहाँ पर हमारे पास एक हैवी मटेरियल रखा हुआ है। इस हैवी मटेरियल से सारे पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक हमने यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगा दी। देखिए यहाँ पर हम दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते थे। पहला तरीका ये था कि अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्टार्ट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, जिसकी वजह से प्लस माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल लगा करके। पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऐसे रख लिया इसको। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल जो है सीधे निकल जा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल यहाँ पर ऐसे मुड़ जा रहे हैं, ऐसे मुड़ जा रहे हैं, ऐसे करके, और कुछ पार्टिकल ऐसे मुड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो जिनका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिनका मास ज़्यादा होगा, उनका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो ये वाले जो पार्टिकल माइनस प्लेट की ओर जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके
जब किसी भी हैवी मटेरियल से, किसी भी हैवी एटॉमिक सब्सटेंस या मटेरियल से अल्फा डिके होता है तो उसमें से 2He4 इतना क्या होता है, कम होता है। किसमें? एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट कम हो जाता है और एटॉमिक मास में 4 यूनिट कम हो जाता है, ठीक है ना। और जब बीटा डिके होता है तो उसमें से -1B0 मीन्स एटॉमिक नंबर से 1 यूनिट कम होता है और एटॉमिक मास से 0 यूनिट कम हो जाता है। बट जब गामा डिके होता है, ये क्या है? बीटा डिके, बीटा डिके, और ये क्या है सर? गामा डिके, गामा डिके। अल्फा बीटा गामा डिके आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ये मास कैसा है? हैवी है। ये कैसा है? थोड़ा सा लाइटर है, लाइट है, ठीक है। और ये कैसा है? वेरी लाइट है, वेरी लाइट, वेरी लाइट। तो हैवी मास की जो वेलोसिटी होगी कैसी होगी? बहुत ही कम होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? लेस होगी, वेरी लेस, वेरी लेस, ठीक है। इस वाले की मॉडरेट होगी, मॉडरेट होगी। इस वाले की हाई होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी हाई होगी इसकी, हाई। इसका मोमेंटम कैसा होगा? मोमेंटम कैसा होगा? हाई होगा। इसका मोमेंटम मॉडरेट होगा, इसका मोमेंटम लो होगा, ठीक है। फोटोग्राफिक इफेक्ट क्या होगा? फोटोग्राफिक इफेक्ट को ये वाला फोटोग्राफिक देंगे, सारे इफेक्ट देंगे, ठीक है ना। कुछ ही बेसिक प्रॉपर्टीज लिखनी रहती हैं, ठीक है ना। बस सोडियोजाल्स लॉ है तो उसमें यही सब होता है कि 2He4 किसी भी एक एटम दिया हुआ है, जैसे मान लो कि X Y Z दिया हुआ है, इसमें से 2 अल्फा पार्टिकल 1 अल्फा पार्टिकल निकला तो हो जाएगा X - 2 Y Z - 4, ये हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 1 अल्फा पार्टिकल, बस अल्फा जगह पे क्या हो जाएगा? 2He4 हो जाएगा, 2He4 हो जाएगा। तो ये हमारा है अल्फा बीटा गामा डीके। अल्फा बीटा गामा डीके कैसे होता है, ठीक है। अब जो है आपको ये भी याद रखना है कि अल्फा बीटा गामा डीके के साथ में क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस वेरी 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 लो हैं, ठीक है। मीन्स ये समझ लीजिए कि अगर मैं नंबरिंग दे दूँ तो 5 से 95 मीन्स 5% चांस है कि क्वेश्चन बनेगा, 95% चांस है क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक, एक बार कि रेडियो एक्टिविटी कैसे वर्क करती है। तो रेडियो एक्टिविटी ऐसे वर्क करती है कि अगर आपके पास में कोई भी थोड़ी सी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए आपको, इस कहानी से आपका जो रिवीजन है बेहतरीन हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि अगर कोई आपके पास में कोई छोटा सा मटेरियल है तो उसमें से हम या वो मटेरियल खुद को हल्का नहीं करना चाहेगा। अगर बहुत ही हैवी मटेरियल है और वो हैवी मटेरियल क्या करेगा, खुद को स्टेबल बनाने के लिए अपने में से, अपने न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स या फिर अपना कोई भी ऐसा पार्टिकल अलग करना चाहेगा जिससे वो अपनी स्टेबिलिटी को और भी बेहतरीन कर सके। बेसिक एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग सीखें तो और जाने तो हम ये मान सकते हैं कि जितना ज़्यादा अमीर पर्सन होता है वो उतना ही ज़्यादा डोनेशन करता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बनती रहती है या बढ़ती रहती है। ये सभी बेसिक जो है, बेसिक बोल रहा हूँ, बेसिक फैक्ट्स हैं जो लाइफ में हमारे आसपास दिखाई देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं, चलते हैं, तो हमें ये समझ में आता है सर कि अगर हमारे पास कोई भी एक हैवी मटेरियल है जिसका एटॉमिक नंबर अप टू 192 या 188 के अप्रॉक्सीमेट इससे अप है, तो वो सभी मटेरियल्स क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को लगातार कम करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को स्टेबल क्वालिटी में ला सके या खुद की स्टेबिलिटी को बढ़ा सके, इंक्रीज़ कर सके। जो सभी मटेरियल्स के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जिससे वो न्यूक्लियस में से लगातार पार्टिकल को इमिट करते रहते हैं, इस क्वालिटी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो सब्सटेंस ऐसा कर पाते हैं उन सब्सटेंस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। आई होप कि आप सबको ये सभी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। तो जो डिके होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिके, नेगेटिव डिके एंड ज़ीरो डिके। इन 3 टाइप का डिके होता है। अब इन डिके को हम दूसरे लैंग्वेज में पढ़ेंगे। एक हो जाएगा आपका अल्फा डिके, एक हो जाएगा आपका बीटा डिके, एक हो जाएगा आपका गामा डिके। अल्फा डिके में जो न्यूक्लियस से पार्टिकल निकलता है वो होता है 2He4, ठीक है ना, 2 एटॉमिक नंबर 4 मास, ये इतना निकलता है। बीटा डिके में निकलता है -1B0 मीन्स इलेक्ट्रॉन के इक्वल। गामा डिके में कोई भी मीन्स यहाँ से सिर्फ रेज निकलती, फोटॉन्स निकलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये फोटॉन्स निकलते हैं, बहुत ही आसानी से समझिए, फोटॉन्स निकलते हैं। फिर इसी को डिटेक्ट करने के लिए, डिके कांस्टेंट फाइंड करने के लिए रूल आया एक, ठीक है, जिसे हम डिके रूल भी कह सकते हैं, सोडियोजाल्स लॉ भी कह सकते हैं, साथ में इसका एक बेहतरीन सा फार्मूला भी कह सकते हैं, n = n0 e⁻⁻ λT/T, ठीक है ना।
ये भी कह सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा डीके में से आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ आपने लोअर क्लास में पढ़ रखी हैं, इसलिए मैं डिटेल में न जा करके नॉर्मल चीज़ें बता देता हूँ आपको कि अल्फ़ा जो है हैवी होता है, इसका मोमेंटम ज़्यादा होता है और इसका जो इसकी वेलोसिटी होती है बहुत कम होती है। ठीक है, वेलोसिटी कम होती है इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, साथ में फोटोग्राफिक इफेक्ट सभी में होता है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों में होता है, तो आपको तीनों के लिए याद रखना है। और जैसे बीटा होता है, जो गामा होता है, सबसे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होती है गामा की। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ पहले ही, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। इतना होने के बाद में अब आता है कि सर किसी भी पार्टिकल से, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती क्यों है। ठीक है, तो जब पुरानी थ्योरी थी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, उनमें से ये हो रहा था कि हाँ इनका जो वेट है बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबिलिटी की क्वालिटी में डालने के लिए वहाँ से इमिशन करता रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इन चीज़ों को कुछ ऐसे समझिए कि जब हमने इन सभी चीज़ों को समझा देखा जाना, समझा देखा जाने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में 92 यूरेनियम 238 का एक सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और उससे अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकल रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स निकल रहे हैं, रेज निकल रहे हैं, डिके हो रहा है, तो हमने चेक किया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी जितनी है वो है 4.2 अप्रॉक्सीमेट, इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ में अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, ओके, बट जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल आया, उस अल्फ़ा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एनर्जी थी 26 से लेकर के 30 अप्रॉक्सीमेट, इतनी एनर्जी थी। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि अल्फ़ा की बेसिक थ्योरी ये थी कि पहले की थ्योरी ये थी क्लासिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी न्यूक्लियस दिया हुआ है, उस न्यूक्लियस के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल लगातार घूमते रहते हैं और उनके पास में खुद की या उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो घूमेंगे ना, और उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी से कम होती है। न्यूक्लियस के पोटेंशियल एनर्जी से जो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ये काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल एक वेल के ऊपर नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, तो ये एक क्लासिकल थ्योरी थी, बट ये थ्योरी फेल थी क्योंकि ये जो है ये नहीं बता पा रही थी कि इसमें चीज़ें हो कैसे रही हैं। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम है तो अल्फ़ा डीके हो क्यों रहा है? अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जीज है, तो अल्फ़ा डीके हो क्यों रहा है? अगर अल्फ़ा डीके क्यों हो रहा है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी थ्योरी फेल हो जाएगी। जैसे थ्योरी फेल हो जाती है वैसे ही आते हैं गामोस जी जो अल्फ़ा डीके को वेव फंक्शन समझाते हैं, श्रोडिंगर की वेव फंक्शन समझाते हैं बहुत ही ईजिली वे में। तो थोड़ा सा चीज़ देख लीजिए एक दो बार तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल है, यहाँ भी अल्फ़ा पार्टिकल है, यहाँ भी अल्फ़ा पार्टिकल है, यहाँ भी अल्फ़ा पार्टिकल है। सारे अल्फ़ा पार्टिकल एक काइनेटिक एनर्जी के साथ में लगातार घूम रहे हैं, अपने मज़े कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि ये इस लेवल को क्रॉस कर सके। ये मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। और जब हमने यूरेनियम 9238 पर इमिशन करवाया तो हम जब अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से निकलता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल जो निकला है उसकी एनर्जी कितनी 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट जब हम इसमें से कैलकुलेशन करके इसकी एनर्जी फाइंड करते हैं तो वो एनर्जी 26 से लेकर 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट आती है। तो ये एनर्जी इससे कितने टाइम्स ज़्यादा है? तो ये एनर्जी इससे 7 टाइम्स ज़्यादा है। अगर ये एनर्जी 7 टाइम्स ज़्यादा है मेरी जान तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम है इस थ्योरी में। अब यहाँ बताया गया कि सर जो अल्फ़ा पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो अल्फ़ा पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी है? ज़्यादा नहीं है, कम है। किससे? तो इस न्यूक्लियस के पोटेंशियल एनर्जी से ये क्या है? न्यूक्लियस के पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कम है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा पाता है।
अगर ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा पाएगा तो वहाँ पड़ा रहेगा, और अगर ये पड़ा रहेगा तो भैया इमिशन होगा ही नहीं, और अगर इमिशन नहीं होगा तो रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, और अगर रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी तो जो हमारी थ्योरी थी रेडियो एक्टिविटी की कि जो सभी मटेरियल होते हैं जिनके पास में हैवी एटॉमिक नंबर होता है वो सभी खुद के साथ में स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी के लाइन में आने के लिए सेल्फ से इमिशन करते रहते हैं, डीके करते रहते हैं अल्फा बीटा गामा का। तो ये थ्योरी तो फेल हो गई। जैसे ही थ्योरी फेल होती है वैसे एक थ्योरी आती है अल्फा पार्टिकल के लिए, गामो थ्योरी, गामोस थ्योरी, गामोस अल्फा डीके थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी में क्या होता है, गामोस है कि गालमन्स है, हाँ गामोस ही। गामोस थ्योरी में क्या होता है, तो गामोस थ्योरी में ये बताया जाता है किसकी हेल्प ली जाती है। सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा और समझ लो, एक चीज़ और तब आती थ्योरी पे। इन्होंने ये बताया कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है और साथ में ये इसकी पोटेंशियल वेल है, ठीक है, ये करके, ठीक है, ऐसे करके, और ये इसके नीचे है, ये इसकी पोटेंशियल वेल है, वन डायमेंशनल, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम है तो यू मैक्सिमम यहाँ पर हो जाएगा सर, ठीक है, और ये इसका बैरियर है, इतना इसका बैरियर है, ठीक है। ये हाइट जो रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल बैरियर रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सर क्या रिप्रेजेंट, तो ये यू नॉट रिप्रेजेंट कर रही है, ये इतनी एनर्जी जो है निगेटिव है। इस एनर्जी के साथ में ही, इस एनर्जी से कम एनर्जी के साथ में ही अल्फा पार्टिकल यहाँ घूम रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि किन्होंने, क्लासिकल मैकेनिक्स ने बताया कि ये वाला पार्टिकल इसके बाहर तभी जा पाएगा जब ये इसकी एनर्जी से इतना ले पाए, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं दिख रहा था। तो इस थ्योरी को करेक्ट करने के लिए, इस थ्योरी को करेक्ट करने के लिए करेक्ट किया किसने, गामोस थ्योरी ने, ठीक है। मैं गामोस का एक बार नाम देख लेता हूँ सही कि नहीं सही है। हाँ, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, गामोस थ्योरी, गामोस, ठीक है, गामोस थ्योरी। ये हमारी थ्योरी जो है ये क्लियर करती है, ठीक है। इस थ्योरी के साथ में हमें आगे चलना है अब। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया, तो इस थ्योरी में सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीज़ समझिए। इन्होंने किसका इस्तेमाल किया है, तो नंबर 1 आपको याद रखा है, इन्होंने इस्तेमाल किया है वेव फंक्शन का। इन्होंने इस्तेमाल किया वेव फंक्शन का। अगर इन्होंने वेव फंक्शन का यूज़ किया है तो इन्होंने क्या यूज़ किया होगा, तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन यूज़ करी होगी, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन यूज़ करी होगी। और श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन में क्या चीज़ आती है, तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन में थोड़ी सी कहानी आती है, वो कहानी सुनिए। थोड़ी सी कहानी में ये आता है कि सबसे पहले उन्होंने डी ब्रॉगली चाचा की कहानी को समझा था। उन्होंने ये बताया था कि सभी मैटर जो होते हैं उनके पास में एक वेवलेंथ एसोसिएट होती है। अगर उनके पास में वेवलेंथ एसोसिएट होती है तो मैटर की भी क्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा और वेव की भी क्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा। इसी चीज़ को पकड़ के जो हमारे गामोस जी थे उन्होंने अल्फा इमिशन की थ्योरी दे दी। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल हमारे पास है जो इस तरह से बिहेव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी उसके पास में है बट वो इसको पार नहीं कर पा रहा है, पोटेंशियल बैरियर को पार नहीं कर पा रहा है, तो पार करने के लिए वो उसे एक टाइम पर पार कर लेगा। कैसे करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी। तो उन्होंने बताया कि जितने भी अल्फा पार्टिकल हैं, सपोज करिए मैं साफ करता हूँ पहले कुछ, है ना, जितने भी अल्फा पार्टिकल दिए हुए होते हैं हमारे पास में न्यूक्लियस के अंदर, जितने प्रेजेंट अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कुछ अल्फा पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो और उन अल्फा पार्टिकल्स के पास में कुछ एनर्जी है, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, थोड़ी थोड़ी कहानी याद आ रही होगी आपकी, आई थिंक आपको। तो वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो वेव है। अगर वेव है तो हमारे पास पोटेंशियल वेल इतनी है या पोटेंशियल बैरियर इतना है। अगर पोटेंशियल बैरियर इतना है और ये हमारी यू मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यहाँ पर एनर्जी ऐसे डिक्रीज होगी कि 1/r के फॉर्म में है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U = 1/4πε0 ZE × E/r होता है, तो ये r के फॉर्म में कम होगा। अब यहाँ पर कोई अल्फा पार्टिकल है, वो उसकी ऐसे से वेव बन रही है ऐसे करके, तो क्या सारे टाइम पर ऐसे ही वेव बनेंगी? नहीं, कुछ टाइम पर ये वेव थोड़ी ऊपर हो जाएंगी सुपर पोजिशन की वजह से। जैसे ही सुपर पोजिशन होगा, ये यहाँ से पार करके इसको इस तरफ आ जाएगी।
इसी के फॉर्म में, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने बताया कि कैसे इसको वर्क करा सकते हैं, ठीक है ना। वेव फंक्शन की थ्योरी लेकर के इन्होंने इसको प्रूफ किया। तो हमें पता है कि श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन होता है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल, ठीक है ना, वन डायमेंशन, प्लस का 2me अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एंड साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन भी कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में, क्योंकि ज़रूरी है डेरिवेशन समझना। अगर नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा ही लिखना है, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन यहाँ से गामोस थ्योरी से बनने के चांसेस कम हैं, फिर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिससे ये रहेगा कि आपके नॉलेज में भी रहेगा कि हाँ कोई थ्योरी भी थी क्या अल्फा पार्टिकल डिके की, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बेसिक थ्योरी दिया हुआ है, थ्योरीज आप कौन सी थ्योरी पूछेंगे पता नहीं है। तो ये हमारा इतना हो गया सर, ये हमारी बेसिक थ्योरी है। इसमें यहाँ पर जो V दिया हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी न्यूक्लियस के पास में ZE पार्टिकल्स है मान लीजिए, ठीक है, और साथ में उसके जो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ पे सेट करेंगे। सबसे पहले हम सेट करेंगे कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो फ्री है। अगर वो फ्री पार्टिकल है तो उसके पास में इतना सिस्टम होगा, इतना। पर जैसे ही हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे फॉर एनी पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ले लीजिए, प्लस का 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस का पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी सी, सी क्या है, कूलम कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कूलम कांस्टेंट ZE स्क्वायर बाई आर था कि नहीं था। ये वैल्यू हम यहाँ सेट करेंगे तो सी ZE स्क्वायर बाई आर, ये हमारी हो गई इतनी एनर्जी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लगाएंगे साई, सॉरी यहाँ लिख देते हैं साई इज इक्वल टू 0। अब समझो क्या हुआ, यहाँ पर ये दो इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई। अब दोनों इक्वेशन में से हमें ये बताना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये इक्वेशन हो। तो हमने कहा सर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये हो सकता है, जिसका सोल्यूशन ये हो सकता है। तो हमने कहा सर S इज इक्वल टू ई एस, इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, ES इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसका इक्वेशन ले लिया। तो यहाँ पर जो S लिया है वो S क्या है, वो R का एक फंक्शन है। S जो है यहाँ पर एक R का फंक्शन है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, ds अपॉन dr इज इक्वल टू d अपॉन dr इंटू ES, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा ES ds अपॉन dr। फिर अगेन करेंगे, यहाँ पर कुछ और फंक्शन ले लो, हमने S गलत ले लिया, यहाँ पे साई ले लो, साई बताओ U ले लो, U ले लेते हैं, U भी यहाँ पर हम लोगों ने मैच किया है। तो एक फंक्शन रुको हम देखते हैं कौन सा फंक्शन हम लोगों ने लिया है। हाँ साई लेते हैं, सॉरी साई लेना है हम लोगों को, साई। तो ये हो जाएगा हमारा साई, इतना हो जाएगा। तो साई डी स्क्वायर साई अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ES d अपॉन dr, ये कितना हो जाएगा ds अपॉन dr, ठीक है, प्लस का ds अपॉन dr इंटू d अपॉन dr, और ये हो जाएगा ES। कैसे वो समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का हो गया, तो ये हो जाएगा ES, यहाँ से कॉमन कर लो, और ये हो जाएगा कितना d स्क्वायर S अपॉन dr स्क्वायर, प्लस का यहाँ से हो जाएगा ES, ये हो जाएगा हमारा ds अपॉन dr का होल स्क्वायर। इफ़ डी स्क्वायर एस अपॉन dr स्क्वायर टेंस टू 0, क्यों, बहुत ही हल्के पार्टिकल्स है, इसकी वजह से हमने इस वैल्यू को 0 कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू को जब इस पर हम सेट करेंगे तो क्या आएगा, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे सेट करो, तो जैसे सेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस CZE स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 0, यहाँ साई लिख लो, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर दो, कितनी है वैल्यू है ES ds अपॉन dr का होल स्क्वायर प्लस का 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस का C ZE स्क्वायर बाई आर,
और इनटू साई की वैल्यू ई एस इज इक्वल टू 0। हियर ई एस नॉट इक्वल टू 0। क्यों? हमने यहाँ से ई एस कॉमन किया, तो जैसे कॉमन करेंगे आ जाएगा हमारे पे डी एस अपॉन डी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाली वैल्यू को इधर लेकर के आएंगे, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2m बाई एच कट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सी जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस का ई। अब कुछ वैल्यू को हम सजेस्ट करेंगे, कुछ वैल्यू अपने हिसाब से मानेंगे, जैसे कि हम मान लेंगे कि 2m सी जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस ई इज इक्वल टू पी, ये p मान लेंगे। जैसे ही p मानेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, तो p स्क्वायर मानेंगे इसको, ये p स्क्वायर, ठीक है ना, p स्क्वायर मानेंगे। इसलिए साफ करते इसको साफ करते भैया। ठीक है ना, इतना होने के बाद में, इतना हो गया है तो हमें कुछ समझना होगा ही। इसको बैठा दे, नहीं इसको हटाते, बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको बैठा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, हम लोग को सिर्फ उसी की ज़रूरत है, बस हमें उतने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ ज़रूरत है उतनी चीज़ की जितनी हमने लिखी है, ठीक है ना। इसको मिटा दो। यहाँ से हमें सिर्फ ये बताना है कि जो हमारे पास वैल्यू आई है उस वैल्यू की वजह से हमारे पास क्या एक्शन होने वाला है। तो हमारे पास एक्शन होने वाला है डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2p बाई एच कट स्क्वायर। 2 भी हम लोग को यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे, 2 में पी स्क्वायर बाई इतना बचेगा, तो एच कट की वैल्यू कितनी होती है, तो हो जाएगा पी स्क्वायर, एच कट होता है एच बाई 2 पाई, ये इतना हो गया। इसे करो डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई प्लस माइनस एच कट, सॉल्व करो इसको, तो डी एस इज इक्वल टू प्लस माइनस एच बाई 2 पाई, तो 2 पाई पी बाई एच, ये हो जाएगा हमारा डी आर। अब यहाँ से जाएगी लिमिट ए टू बी। सर ए टू बी क्या है, तो ए टू बी के लिए आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, ए टू बी के लिए आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। सर ग्राफ कौन सा है, ग्राफ ये वाला जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, उसी ग्राफ को हम लोग और डिफाइन करेंगे। अब देखिए ये इसकी मोटाई दी है ए, ठीक है, और ये इसका डिक्रीज दिया है, ये इसका दिया है हाइट, ये क्या है पोटेंशियल बैरियर की हाइट है, यहाँ पर इसकी एनर्जी है यू नॉट, ठीक है यू नॉट। अब यहाँ पर मान लो कोई वेव है, मैटर वेव है जो अल्फा पार्टिकल है जो एसोसिएट है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे चलेगी ऐसे करके, ठीक है, कुछ ऐसे होंगी, या मान लो कुछ ऐसे वेव होंगे जिनका सुपर पोजिशन होने के बाद में वेव ऐसे बन रही होगी, ऐसे बन रही होगी ना, तो आराम से इस बैरियर को पास कर सकता है। यही चीज़ थी यहाँ पर समझने के लिए। तो हमने कहा सर ये ए है और ये वाला बी है बैरियर का, तो ए और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे ही वैल्यू चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा एस बी माइनस का एस ए इज इक्वल टू 2 पाई बाई एच, और ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी पी इंटू डी आर। अब इस वैल्यू के साथ में ही हमें सारे खेल तमाशे करने हैं। यहाँ से जो बहुत सारे डिफरेंट फार्मूले बनेंगे, इतना डीपली हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ऊपर वो चीज़ देखनी है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत कम है। अगर इस वैल्यू को हम इसके साथ में यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं निकल के वो बहुत ही मज़ेदार है। सपोज करिए p इज इक्वल टू 0, देन 2m बाई एच कट स्क्वायर, 2m भी 0 हो जाएगा, 2m नॉट इक्वल टू 0 होगा, पर हालांकि 0 हम कंसिडर करेंगे तो सी जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ई हो जाएगा, तो हमारी एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अगर इस वैल्यू को हम इन्फिनिटी कर दें तो भी कुछ एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी, और इस वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को अगर हम पॉजिटिव कंसिडर कर लें और इस वैल्यू को अगर हम नेगेटिव कंसिडर कर लें तो यहाँ से कुछ वैल्यूज़ जो निकलेंगी, उन्हीं वैल्यू के साथ में जो अल्फा पार्टिकल होगा। आपको मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि अल्फा पार्टिकल इसलिए किसी भी पोटेंशियल बैरियर न्यूक्लियस से एमिट होते हैं क्योंकि वो वेव फंक्शन की तरह काम करते हैं, बस और कुछ नहीं याद रखना है। इतनी छोटी सी थ्योरी, छोटा सा डेरिवेशन इतना करना है, बस यहाँ तक। चाहो तो आप इसके आगे भी कर सकते हो, पर इतना ही बहुत है। मेरे हिसाब से सिर्फ आपको यहाँ तक ही करना था, यहाँ तक बस, ठीक है ना।
अब हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारा इतना हो गया। तो ये हमारी इतनी हो गई चीज़ें। तो अब हम चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी के पास। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले समझो कि मास डिफेक्ट क्या होता है। तो जगह बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो हम उसका वेट कैसे करेंगे? तौल लेंगे सर, ठीक है, ठीक है, तराजू लिया, तौल लिया उसको, ठीक है। उसके बाद कैसे पता चलेगा कि सर उसके पास में इतना ही मास है? तो समझिए कि अगर आपने कुछ कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद में आपको मालूम चला कि इसका वेट इतना नहीं है, इससे कम है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी चीज़ को सबसे पहले समझते हैं मास डिफेक्ट से। हमारे पास एक न्यूक्लियस है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड कुछ पार्टिकल होंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, और एटॉमिक नंबर Z है और ये पार्टिकल का नाम है X, और इसके पास में मास है A, ठीक है। अब हमने ले लिया है कि ये हमारा पार्टिकल है 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 हमारे पास, ठीक है। तो इसके पास Z कितना है सर? इसके पास Z है 92 और ये कितना है 238, ठीक है, इतना है। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, समझते रहिए बहुत ध्यान से। तो हमने क्या किया, इतने प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो हमने कहा सर एक प्रोटॉन का मास होता है m प्रोटॉन। तो इस न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर कितने होंगे सर? इतने होंगे कि नहीं होंगे? इतने होंगे, ओके। प्लस न्यूट्रॉन के साथ में, प्रोटॉन के साथ में से न्यूट्रॉन भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कितने प्रोटॉन होंगे? न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर कितना है? ये है A, प्रोटॉन कितने हैं? Z प्लस न्यूट्रॉन। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? A माइनस Z। क्या है ये? न्यूट्रॉन है, ठीक है। इतने इसके पास प्रोटॉन हो गए, इतने इसके पास न्यूट्रॉन हो गए। ये आपका हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अगर हम इतने मास को इसमें ऐड करते हैं, तो अगर इतने न्यूक्लियस के साथ में हम इसे तौलें, ठीक है, इसे कैलकुलेट करके देखें ये, और जैसे मान लो कि हमने इसके 100 ग्राम्स लिए, 100 ग्राम्स, और हमने इसको कैलकुलेट किया, तो ये हमारा जो टोटल वैल्यू आई ये 104.22 ग्राम आया। ये इतना कहाँ से आ गया? जो ये इतना डिफेक्ट आ रहा है इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट इज इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस का A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का M। ये हमारा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस मास डिफेक्ट के साथ में हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है? तो हमने मास डिफेक्ट निकाल दिया है, तो बाइंडिंग एनर्जी होती है हमारे पास में, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा mc²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेल्टा ZmP प्लस का A माइनस Z mn, यहाँ हो जाएगा C² माइनस का mc²। ये हमारी हो गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इस वाले फॉर्म को कुछ डिफरेंट टाइप से भी लिखा जा सकता है, पर हमें इसी की ज़रूरत है, हमने इसलिए इसको लोअर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं समझ के इसको नॉर्मल समझेंगे, ठीक है ना। अब आइए लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस क्या बताता है? तो जो हमारे व्हीलर साहब थे उन्होंने बताया कि जो लिक्विड होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। कहेंगे ठीक है सर, अगर सेम प्रॉपर्टी रख रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टी बता दीजिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि उनकी डेंसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है। और अगर हम ये कंसिडर करें कि अगर लिक्विड का मॉडल, लिक्विड जैसा जो लिक्विड का ड्रॉप होता है वो जिस टाइप का दिखता है उसी टाइप का क्या दिखता है? न्यूक्लियस दिखता है। कहेंगे सर ठीक है, ओके।
फिर क्या आता है, दोनों की कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। प्लस अगर साइज़ और शेप पे दोनों डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसा है कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल है। फिर आता है कि सर और क्या डिपेंड करता है, तो उसमें डिपेंड रहता है ये, देखो लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें इस मॉडल की सहायता से सेमी एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है या उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है, ठीक है। तो सेमी एम्पिरिकल फार्मूला की जानकारी के लिए आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल समझ में आना चाहिए। तो इतना हो गया। फिर इसके साथ में जो लिक्विड का ड्रॉप होता है, अगर हम उसे थर्मल एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है, अगर एक बहुत ही लार्ज अमाउंट की ड्रॉप है तो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और अगर हम उसे एनर्जी और देते हैं तो जो बहुत सारी स्मॉल अमाउंट की ड्रॉप होंगी वो लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो लार्ज अमाउंट की हमारी ड्रॉप है ये स्मॉल में कन्वर्ट होगी, तो इसे हम एक नाम देते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्यूज़न, ठीक है। और जो स्मॉल वाली कन्वर्ट होती है उसे हम फिज़न कहते हैं, ठीक है। वैसे ही न्यूक्लियस में भी होता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स आकर के बड़ा स्मॉल पार्ट मतलब बड़ा पार्ट बना देते हैं। इस टाइप के बहुत सारी थ्योरीज, न्यूक्लियर फिज़न और फ्यूज़न भी हमारे सिलेबस में है, पर यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि सर बताइए न्यूक्लियर फिज़न कहते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, इतना बन सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये हम लोग आगे समझेंगे। अभी हमें सिर्फ यही समझना है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में यही चीज़ें थी कि हाँ इतना होता है, ओके इतना था। एक बार छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि एक लिक्विड ड्रॉप जो होती है वो न्यूक्लियस के इक्वल बताई गई है। दोनों में प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे थर्मल एनर्जी देने पर बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती हैं, और बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। छोटी ड्रॉप्स बड़े बड़े पार्ट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ा पार्ट बनाया जा सकता है। वैसे ही छोटे छोटे न्यूक्लियस को आपस में जोड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस क्रिएट किया जा सकता है अगर एक्सटर्नल एनर्जी दे दी जाए तो। फिर आता है कि सर दोनों की डेंसिटी इक्वल रहती है, ठीक है। दोनों के पास में जो एक लिक्विड के पास में जो सरफेस टेंशन एनर्जी होती है, वैसे ही न्यूक्लियस के पास में बाइंडिंग एनर्जी होती है, दोनों इक्वल होती हैं। ऐसे करके जितनी भी क्वालिटीज़ थी, ये क्वालिटीज़ थी, हमें सिर्फ चीज़ें समझनी है। फिर आगे समझिए। इतना होने के साथ में आपको ये याद रखना है कि ये जो मॉडल आया था, ये मॉडल स्टेबिलिटी को बता नहीं पाया था, ठीक है। बहुत सारी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट किया, बट ये स्पिन नहीं बताया। स्पिन कैसे होता है न्यूक्लियस, ये नहीं बता पाया। साथ में इसने ये भी नहीं बताया कि इसमें जो स्पिन होते हैं इलेक्ट्रॉन वो कैसे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कैसे स्पिन होता है ये नहीं बताया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं क्लियर कर पाया, ठीक है। फिर इसी को देख करके सेमी एम्पिरिकल फार्मूला आया, ठीक है। सेमी एम्पिरिकल फार्मूला, मास फार्मूला आया, ठीक है। वाइसजेकर जी ने बनाया इसे, ठीक है। बेथे एंड वाइसजेकर जी ने बताया कि किसी भी न्यूक्लियस के पास में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 5 एलिमेंट से बनती है। बाइंडिंग एनर्जी 5 एलिमेंट से बनती है और 5 टाइप की एनर्जी होती है। पहली एनर्जी होती है उस न्यूक्लियस की वॉल्यूम एनर्जी, फिर होता है सरफेस एनर्जी, ठीक है। फिर कूलम्बियन एनर्जी, फिर होता है एसिमेट्रिकल एनर्जी, और फिर होता है इवन एंड ऑड एनर्जी टर्म्स। ऐसे करके 5 टर्म होते हैं। मैं 5 टर्म लिखता हूँ, फिर उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये हमारे पास आता है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, ठीक है। 5 टाइप याद रखने हैं आपको। देखो प्रूफ नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों में लिखना है, ठीक है। पहला क्या है आपका, वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका रहेगा क्या, सरफेस एनर्जी, ठीक है। तीसरा पार्ट रहेगा आपका कूलम्बियन एनर्जी, है ना, एनर्जी। चौथा आपका पार्ट रहेगा क्या, चौथा आपका पार्ट रहेगा एसिमेट्रिकल एनर्जी, ठीक है।
पांचवा आपका पार्ट रहेगा क्या, इवन एंड ऑड एनर्जी, इवन एंड ऑड एनर्जी। एनर्जी इसे अलग अलग तरीके से इवन ऑड भी बोल सकते हैं, अदर एनर्जीज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम एनर्जी और इन सभी को ऐड करने पे जो मिलेगा उसे हम कहेंगे टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ठीक है इज इक्वल टू वॉल्यूम एनर्जी प्लस का सरफेस एनर्जी प्लस का कूलम्ब एनर्जी प्लस का एसिमेट्रिकल एनर्जी प्लस का इवन एंड ऑड एनर्जी। इतनी एनर्जी को सम करने के बाद में जो न्यूक्लियस का मास आएगा वही इसका एक्चुअल मास कहलाएगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी एनर्जी निगेटिव रहेगी, तो ये एनर्जी निगेटिव रहेगी, क्यों? क्योंकि सरफेस एनर्जी के फॉर्म में जब टर्म्स में इसको हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर सरफेस टेंशन कम होगा, जिसकी सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी, साथ में ये भी एनर्जी कम रहेगी। और अगर इवन यहाँ पर पार्ट लिया गया है तो एनर्जी ये आपकी प्लस रहेगी, ऑड लिया गया तो एनर्जी माइनस रहेगी। तो अब एनर्जी का फॉर्म रहेगा कैसे, तो एनर्जी का फॉर्म रहेगा ऐसे, ई प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा पहले तो, ई प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर सरफेस एनर्जी रहेगी और उस एनर्जी के फॉर्म में हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी। तो पहले दो एनर्जी निकालते हैं, उनकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो दोनों एनर्जी में E इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, E इज इक्वल टू आएगा A1, ठीक है। V कितना होता है, V होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके पास में ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है r और इसका मास है m। तो इसके पास मास हम जो कैलकुलेट करेंगे वो मास के साथ में ये वैल्यू आएगी और a इंटू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ये वाली वैल्यू आएगी, इससे ये कट होगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू आएगा a⁻1/3 और कितना आएगा r नॉट। आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है बहुत सही तरीके से। तो यहाँ पर देखो r क्यूब दिया हुआ है, तो r क्यूब के बराबर कितना आएगा, r क्यूब के बराबर आएगा a इंटू आर क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा a1, इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, a और कितना पूरा वैल्यू दिया है तो 4/3 पाई, इसको कुछ a लिख लो ओनली, पाई आर नॉट क्यूब। तो ये जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी एनर्जी आ जाएगी। तो मैं क्या करूँ, साफ करता हूँ, उसको साफ करते जाता हूँ, है ना। समझ में थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैंने इसके पहले लिख लिया है, जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है, समझिए, और थोड़ा मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। ओके, तो समझिए वॉल्यूम एनर्जी में समझा देता हूँ बहुत सही तरीके से। देखिए वॉल्यूम एनर्जी कितनी है, इसके पास में है A की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ कितनी है, ठीक है। फिर आता है आपका सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी में जो पावर 2/3 दी है ना आपको, ये 2/3 इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पर 4πr² यूज़ किया है, 4πr²। क्यों, सरफेस एनर्जी कितनी होती है, आई थिंक आपको याद होगा, तो सरफेस एनर्जी होती है 4πr² होती है कि नहीं होती, याद करिए, T इंटू 4πr², याद करिए W इज इक्वल टू T डेल्टा A होता है कि नहीं होता है। तो A की वैल्यू 4πr² होती कि नहीं होती है। जब r² रखेंगे तो, और r की वैल्यू कितनी रखेंगे तो हो जाएगा 4π, r की वैल्यू रखेंगे r0 स्क्वायर A की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो 2/3 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2/3 आपकी हो गई है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी साथ में कूलम्ब एनर्जी आती है, ये आपकी दी कूलम्ब एनर्जी। कूलम्ब एनर्जी कैसे फाइंड करना है सर, Z और Z-1 कैसे आ जाता है। सपोज करिए किसी भी पार्टिकल के पास में जो रेडिएटिव मटेरियल है उसके पास में डिके हो रहा है, जिसके पास ज़्यादा हैवी मटेरियल्स होगा, जिसके ज़्यादा एटम होंगे, जिसके पास में ज़्यादा मास नंबर होगा, उसका डिके ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास Z पहले था पर उसका मास बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसमें डिके ज़्यादा होने, तो हमने क्या किया, इस वाले Z-1 दिया है उसकी जगह पर एक वैल्यू कम करके लिख ली, जिससे हम अपने वैल्यू को कैलकुलेटिव कर सकें, ठीक है। यहाँ पर आया 1/3। फिर आता है आपका ये एसिमेट्रिकल एनर्जी, एसिमेट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये A4 A-2 ठीक है। फिर पेयरिंग एनर्जी आती है, सारी एनर्जी आपको दे दी है। इसके बाद में हम इसके फार्मूले को ड्राइव करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला E इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी का E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए,
A1A माइनस का A2 2/3 प्लस का फिर माइनस का A3 Z माइनस 1/A⁻⁻⁻, ठीक है। फिर माइनस A4 A⁻2Z क्या होल स्क्वायर बाई A। फिर कितना है प्लस A5 अपॉन A⁻3/5। ये हमारा इतना फॉर्मूला है जो हमें प्रूफ करना है। अब आप समझिए इस फॉर्मूले का यूज़। इतनी टाइप से एनर्जी को हम, बाइंडिंग एनर्जी को जो मास चेंज होगा ऐसे से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है तो हम कर क्या सकते हैं इस फॉर्मूले का, तो हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आना चाहिए। पर इस्तेमाल करेंगे कैसे? दो तरीके। पहला तरीका ये है कि इसकी जगह पर कुछ रख कर चेक करते हैं कि क्या होगा, और अगर रखने के बाद में अगर वैल्यू करेक्ट आ रही तो उसका मतलब हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो ये हमारे पास आया फॉर्मूला पर। क्या फॉर्मूला? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू A1A माइनस का A2 A⁻2/3 माइनस का A3 Z माइनस 1/A⁻1/3 माइनस का A4 A-2Z का होल स्क्वायर बाई A, और फिर आता है प्लस A5 अपॉन A⁻3/5। इफ आप समझिए कांस्टेंट, इस वाले कांस्टेंट का नाम क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। इस वाले का नाम है सरफेस कांस्टेंट, कूलॉम कांस्टेंट, ठीक है। इसका नाम क्या है सर? एसिमेट्रिकल कांस्टेंट, ठीक है। और इसका सर क्या नाम है? इसका नाम है पेयरिंग कांस्टेंट, ये इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। इफ़, अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएं, इफ़ A इज़ इक्वल टू 32, ठीक है, और कांस्टेंट की, सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है 10, A2 की वैल्यू है 100, A3 की वैल्यू है 10⁴, और A4 की वैल्यू 3, A4 10⁴ है, और A5 की वैल्यू 10⁵ है, और Z की वैल्यू है 104। क्या आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ से जो ये बाइंडिंग एनर्जी है ये फाइंड कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको सही चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।